गिरीश और अगर अब की बार बात करते कि मैं बाहर भगा दूंगा, अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा, पहले बता। दो तीन टर्म है। एक तो है जीन साइलेंसिंग, ठीक है। एक है मेरे पास जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। पहले तो ये देखो, और इसमें दो टर्म्स और लिखो, जीन नॉकडाउन और जीन नॉकआउट। जीन नॉकआउट वर्सेस, ये ठीक है रेड कलर। सीरियसली नॉकआउट में सुना है वॉलीबॉल वगैरह, नॉकआउट में क्या होता है? आपने किसी को मुक्का मारा और वो नीचे गिर गया, और आपने ऐसा मुक्का मारा वो गिर के उठ ही नहीं पाया। पहला केस क्या है? डाउन का, नॉकडाउन का। दूसरा केस किसका है? नॉकआउट का। आप क्या करते हो? अब हम सब ने जीन में क्या है, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं सिर्फ डीएनए की, हमने अब आरएनए की एडिटिंग पढ़ी नहीं है। हमने डीएनए के क्या है, डीएनए के किसी जीन में क्या किया है, ऐसी कंडीशन की है, ऐसा चेंज किया है। मैं सिर्फ यहां पे चेंज एंड अल्टर की बात कर रहा हूं। और क्या हुआ, उस चेंज करने से क्या हुआ है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, पूरा पूरा स्वरूप। यानी मुझे क्या करना था, मुझे आई का कलर चेंज करना था, नोट है आई का कलर। मैंने कोई डिजीज का हटाना था, कोई भी मेरे पास क्या थी, जेनेटिक डिजीज थी, और किसी जेनेटिक डिजीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, कोई जीन रिस्पॉन्सिबल था। मैंने उस जीन को क्या किया, उस जीन के पूरे स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, जो रिस्पॉन्सिबल था, जो क्या कर रहा था, इस बीमारी का कारण बन रहा था, मैंने उसको क्या कर दिया, पूरा पूरा हटा दिया। यानी उसकी वॉल्यूम, अब देखो ये जीन रिपोर्ट, ये जीन क्या है, ये स्ट्रक्चर अपने आप में क्या करेगा, इसलिए प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा कोई ना कोई, और वही प्रोटीन आगे चल के कोई ना कोई दिक्कत क्रिएट कर रहा है। तो ये जो वॉल्यूम है, प्रोटीन का वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को या मैं तो क्या करूँ, तो मैं कंट्रोल कर लूं, कुछ टाइम के लिए कर दूं, क्या कर दूं, खत्म कर दूं, तब हो जाएगा मेरा नॉकडाउन। और मैं उस प्रोटीन के बनाने की पूरी प्रोसेस को क्या कर दूं, बिल्कुल ही खत्म कर दूं, देन इट इज माई नॉक आउट, कंप्लीटली खत्म। कि अब मेरा वो जो डीएनए है, वो प्रोटीन, वो मेरा जो जीन है, वो प्रोटीन बनाएगा ही नहीं, प्रोटीन बनेगा नहीं उस तरह का। जो प्रोटीन क्या रिस्पॉन्सिबल, उस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल। और अगर मैं क्या कर दूं, उसके वॉल्यूम को क्या कर दूं, कम करूं, तो मेरा नॉक डाउन। और नॉक आउट में क्या है, कंप्लीटली जीन मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मेरी एक चीज और है, इसको मैं क्या बोलता हूं, इट इज ऑल्सो नोन एज वॉल्यूम नोब। नोब समझते हो? अगर जिनमें नोब टूटी जो होती है, एक तो हमारे पास छुट्टी होती है, पूरा घूमता है, एक वो होता है वो जो ऐसे पानी चढ़ाते तब वो करते हैं, एक बार इस तरफ ऑन हो गया, इस तरफ ऑफ हो गया, दैट इज माई नोब। यहां पे वॉल्यूम नोब का मतलब है कि जो जनसंख्या है, प्रोटीन जो बन रहा है, उस प्रोटीन को मैं क्या करूंगा, उसकी वॉल्यूम को कंट्रोल करूंगा, दैट इज माई नॉकडाउन। नॉकडाउन, नॉकडाउन और नोब, वॉल्यूम नोब ऑफ जीन सेम चीज है, ठीक है। अब ये चीज समझ में आई, जीन नॉकआउट क्या है और जीन नॉकडाउन क्या है, ठीक है। कंप्लीटली खत्म होगा तो नॉक आउट, और कंप्लीटली होगा तो नॉक डाउन, ठीक है। जीन साइलेंसिंग, अब देखो मेरा कोई जीन है, और वो क्या है, वो किसी चीज के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी में क्या है, मेरी बॉडी में पैनक्रियाज है, ठीक है। पैनक्रियाज मुझे क्या करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। जब ये मेरा इंसुलिन हार्मोन करेगा तो कोई ना कोई जीन तो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो क्या करेगा, हेल्प करेगा मेरे किसमें। मैं क्या करूं, मैं अपनी जीन एडिटिंग की प्रोसेस लगा के उस जीन को क्या कर दूं, उसके प्रोटीन को प्रोड्यूस करना ही बंद करवा दूं, या फिर वो हो जाए, क्या हो जाए, शांत हो जाए, दैट इज माई जीन साइलेंसिंग।
लेकिन यहां पे मैंने ये नेगेटिव टर्म में यूज किया है। मोस्टली क्या होता है कि मेरा जीन क्या है, मेरा जीन कोई स्पेसिफिक क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कोई प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, मैं उसको क्या कर दूं, प्रोड्यूस करना ही बंद करा दूं। दैट इज माई जीन साइलेंसिंग, दैट इज माई जीन साइलेंसिंग। समझ में आ गया? कहीं पे लिखा होगा मतलब मेरा जीन वैसे काम नहीं करेगा, दैट इज माई जीन साइलेंसिंग। ठीक है, अब मेरे बॉडी में जीन है, वो जीन अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उनका सबका हर एक जीन का क्या अपना यूनिक फीचर, छोड़ के कौन से जीन्स को, जंपिंग जीन्स को। बाकी सबका क्या अपना एक यूनिक काम है, इकलौता काम। जब वो अपना काम ढंग से कर रहे हैं, दैट इज टर्म इज नोन एज जीन एक्सप्रेशन, उसको बोलेंगे जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, और तीसरा मेरे पास एक टर्म और आती है, जीन एक्सप्रेशन हो गया, साइलेंसिंग हो गया, एक मिनट लेट होल्ड ऑन। तीसरा मेरे रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन। मैं जब भी जीन को कोई भी मेथड यूज कर रहा हूं, चाहे मैं CRISPR-Cas9 कर रहा हूं, मैं चाहे टैलेंट कर रहा हूं, चाहे मैं कोई भी कर रहा हूं, चाहे मैं होमिंग क्या कर रहा हूं, एक्सोन्यूक्लियस कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, उस करने से मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी जीन को चेंज कर रहा हूं, किसी भी जीन को अल्टर कर रहा हूं, कोई भी बदलाव कर रहा हूं, या कोई भी क्या कर रहा हूं, मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, ताकि मॉडिफिकेशन करने के बाद में ताकि वो क्या करे, वो मेरे हिसाब से काम करे, मैं उसको क्या कर दूं, रेगुलेट कर दूं। दैट इज माई जीन रेगुलेशन। मान लो कोई हार्मोन बहुत एक्सेस अमाउंट में क्या निकाल रहा है, कोई भी जीन को हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, मैं उनको क्या कर दूं, रेगुलेट कर दूं। दैट इज माई जीन रेगुलेशन। जीन एक्सप्रेशन हो गया है, जीन साइलेंसिंग हो गया है, जीन नॉकआउट हो गया है, जीन नॉक डाउन हो। ये छोटी छोटी टर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि सबसे ज्यादा डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर हमने अब तक क्या पढ़ा, आपने डीएनए की क्या पढ़ी है, एडिटिंग पढ़ी है सारी। और मैं अगर डीएनए एडिटिंग की बात करूं तो मेरे पास डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज मेरे क्या है, मैं जितनी भी क्या है रेयर डिजीज है, बहुत सारे ऐसे डिजीज जिनको मैं डायरेक्टली ठीक नहीं कर सकता, वो सारी डिजीज क्या कर सकता हूं, डीएनए एडिटिंग करके मैं क्या कर सकता हूं, ठीक कर सकता हूं, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके उनको क्या कर सकता हूं, रिकवर कर सकता हूं। ठीक है, तो मेरे पास चांसेस ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा क्या है, डिसएडवांटेज क्या है मेरे पास, डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहला तो कैंसर का, कि अगर मेरा क्या होगा, अगर मेरा म्यूटेशन ज्यादा हो जाएगा किसी चीज में, तो मेरा क्या है, अनकंट्रोल सेल प्रोड्यूस होंगे, तो मेरा क्या है, कैंसर को रिस्पॉन्सिबल होगा। और मेरा क्या है, कॉस्ट ज्यादा है, तो मेरा क्या होगा, जो अमीर लोग हैं वही अडोप्ट कर पाए, गरीब लोग नहीं कर पाएंगे, तो क्या क्रिएट करेगा, सोशल बैरियर क्रिएट करेगा, या सोशल डिवाइड क्रिएट करेगा। और क्या कर सकता है, और क्या है डिसएडवांटेज, लिख लो भाई, ये काम आएंगे। ये क्या है मेरा, सोशल डिवाइड क्रिएट करेगा सोसाइटी में, और एक्सपेंसिव है, कैंसर का कारण बनेगा अगर सेल्स वो नहीं करेंगे, ढंग से रिप्लिकेट नहीं करेंगे तो। और क्या क्या रीजन हो सकते हैं, एथिकल रीजन है मेरे पास। एथिकल रीजन कौन से, एथिकल रीजन इस तरह के कि अगर मैं एम्ब्रियो में फिर जाइगोटिक सेल्स को कर रहा हूं, मैं एडिटिंग कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या है, प्रॉब्लम हो जाएगी कि मैं क्यों, मतलब दिस इज नॉट द एथिकल वे। सबसे बड़ी बात, डिजाइनर्स बेबी क्या करता है, डिजाइनर बेबी क्रिएट करेगा, और अगर सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिजाइनर बेबी हो जाएंगे, तो क्या है, ह्यूमन डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, डेंजर में आ जाएगी। अब यहां पे ह्यूमन डाइवर्सिटी का क्या मतलब है, ह्यूमन डाइवर्सिटी का क्या मतलब है, अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई छोटे हैं, कोई हाइट में बड़े हैं, किसी का स्किन कलर अलग है, सबका क्या है, अलग अलग है, किसी का ब्रेन का इंटेलेक्चुअल लेवल कम है, किसी का ज्यादा है, किसी की इमोशनल पावर ज्यादा है, इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा, किसी की इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत है, कम है। दैट इज द पार्ट। लेकिन इशू क्या है, इशू यही है कि अब कोई भी इंसान बने, अगर डिजाइनर बेबी बनेगा तो क्या होगा, सब कोई परफेक्शन की तरफ भागेगा, हर कोई गोरा होना चाहेगा, हर कोई अपनी आंखों का कलर ब्लू चाहेगा, हर कोई अपनी हाइट ज्यादा चाहिएगा, अब हर कोई अपनी क्या है, बॉडी स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिएगा, कि मैं क्यों वीक रहूं, बॉडी स्ट्रेंथ मेरी ज्यादा हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें यूनिमिटी आ जाएगी। अगर आज के टाइम पे अमीर गरीब क्यों है लोग, किसी के पास ज्यादा पैसा, किसी के पास कम है, सब गोरे हो जाएंगे, तो फिर क्यों किसको देखेगा, फिर ये तो खत्म ही हो जाएगा। तो जो मेरी डाइवर्सिटी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अगर डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी तो फिर वही दिक्कत है,
क्योंकि डाइवर्सिटी किस पे डिपेंड करती है, मेरे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग इन्वायरमेंट है, उसी इन्वायरमेंट की वजह से क्या है, मेरी डाइवर्सिटी अलग है। अफ्रीकन लोग कैसे हैं, वाई अफ्रीकन लोग लंबे हैं, क्यों लंबे हैं, क्यों लंबे हैं, काले क्यों हैं, इक्वेटर के पास रहते हैं, सारा दिन धूप ज्यादा लगती है, तो फिर क्या करेंगे, अगर स्किन चमड़ी गोरी होती तो क्या करता, यूवी रेज क्या कर देती, कैंसर कर देती यूवी रेज। लेकिन यूवी से बचने के लिए क्या किया, बॉडी ने ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस किया, मेलानिन, और ज्यादा मेलानिन स्किन में प्रोड्यूस हुआ तो क्या हुआ, आपकी त्वचा का रंग ब्लैक हो गया, सांवला पड़ गया, ताकि आपको क्या यूवी रेज से बचा सके। अंग्रेज जाके मतलब जो गोरे लोग जाके रह के दिखा दो, कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, यूवी रेज प्रोडक्ट नहीं करेगी। और क्या है, टेरेन बहुत ज्यादा कैसा है, डिफिकल्ट है, तो बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी ज्यादा हेल्थी चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, उस तरह की बॉडी मिली, वही पाइप टाइप है। अब यहां पे इंडिया में क्या है, इंडिया में मॉडरेट टाइप है, यहां ज्यादा गर्मी है, ज्यादा सर्दी है, इस साल लगा लो तो वो तो ला नीनो अल नीनो इफेक्ट है अपने, पढ़ लेना, ला नीनो अल नीनो इंपोर्टेंट हो जाएंगे इस साल। तो मेरे पास क्या, वहां पे इतना एडवर्सिटी नहीं है, मॉडरेट मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। ला नीनो अल नीनो ये इफेक्ट होते हैं पैसिफिक ओशन में, जिनकी वजह से इंडिया में गर्मी और सर्दी का मतलब सॉरी जो बारिश का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है गर्मी ऑक्सीजन में। एक साल टाइम क्या होता है, गर्मी बहुत हर 3 साल के बाद में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और बहुत ज्यादा बारिश का इफेक्ट आता है, ला नीनो अल नीनो, ठीक है। और क्या बता रहा तुम्हें, हाँ तो डाइवर्सिटी क्या है इंडिया में। अब आप ये छोड़ दो ना, दिल्ली वाला रीजन देख लो, यहां पे ऐसा रीजन है कि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, लेकिन वहां पे क्या है, अगर मैं साउथ में जाऊंगा तो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, तो मुझे उस तरह का डाइवर्सिफिकेशन कम है। अगर डाइवर्सिफिकेशन कम है तो क्या है, ज्यादा हाइट उतनी है इजीली। और पूरा देख लो ना, यमुना गंगा यमुना बेल्ट कैसी है, आप गेहूं फेंक दो प्रोड्यूस हो जाते हैं, उपजाऊ जमीन फर्टाइल लैंड है, लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। और क्या है, देयर इज अ कंसेप्ट ओनकोजेनेसिस, पता है किसी को ओनकोजेनेसिस, हाँ ओनकोलॉजी है तो कैंसर से रिलेटेड होगा, लेकिन है क्या, ये एक बॉडी का मैकेनिज्म है जिसमें बॉडी क्या करती है, कैंसर सेल को नहीं बनने देती है। इट इज अ प्रोसेस इन विच सॉरी इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, एक प्रक्रिया बॉडी की जिसमें बॉडी क्या करती है, कैंसर सेल को डेवलप नहीं होने देती है, ओनकोजेनेसिस। माना कि हम क्या करेंगे, डीएनए एडिटिंग के थ्रू बहुत सारी बीमारियां वो कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, ओनकोजेनेसिस की प्रोसेस को भी क्या कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इफेक्ट तो ये है ही कि भाई मानता हूं कि सबका नॉन कोडिंग डीएनए जेनेटिक जो मटेरियल है वो सबका अलग है, लेकिन फिर भी जो मेरा कोडिंग पार्ट है वो तो क्या है, सेम है। लेकिन इतने सेम होने के बावजूद भी हर एक की बॉडी हर एक केमिकल के अगेंस्ट, सॉरी यहां पे मैं केमिकल वर्ड नहीं करूंगा, एंजाइम वर्ड यूज करूंगा, हर एक एंजाइम के अगेंस्ट में क्या करेगी, अलग अलग क्या करती है, रिएक्ट करती है। तुम नॉर्मल सरदर्द देख लो ना, एक कंडीशन में 2 पर्सन रहे हैं और दोनों को सरदर्द हो गया है, एक का पर्सन का जल्दी हो जाएगा, एक का डिले होगा, उनका वर्क सबकी बॉडी का मैकेनिज्म क्या है, सेम है, लेकिन फिर भी क्या है, कोडिंग मटेरियल बहुत 98% ज्यादा क्या है, सेम। तो अगर मैं सिर्फ कोडिंग मटेरियल के बिहाफ पे ये कह दूं कि भाई मैंने डीएनए एडिटिंग की है और उस पर्सन को क्या किया है, हेरिडिटरी डिजीज से बचाया है, लेकिन फिर भी क्या है, एवरी पर्सन की बॉडी क्या करेगी, अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। एंजाइम क्या होते हैं, ओके क्या काम होता है, एंजाइम्स क्या होते हैं, भावना क्या होते हैं एंजाइम्स, प्रोटीन, प्रोटीनियस पार्ट होता है, प्रोटीन का पार्ट किसका, क्या काम करते हैं, डाइजेस्ट का काम करते हैं, वो बहुत सारा काम करते हैं, डाइजेस्ट के लिए तो अलग है, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन भी करते हैं, सॉरी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन भी करते हैं, एक्ट एज ए कैटलिस्ट, वो बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन सबका काम क्या है, एक काम एंजाइम्स का पूरा यूनिक है। वो क्या करेंगे, अगर बॉडी में कोई भी रिएक्शन हो रही है, यानी आपकी बॉडी में आपने खाना खाया,
उसको चबाया, उसको डाइजेस्ट से लेके वो क्या है कार्बोहाइड्रेट में बदला। अब आपकी बॉडी में क्या है डाइजेस्ट हो रहा है तब भी एंजाइम हेल्प करेंगे, वो कार्बोहाइड्रेट में बदल रहा है तब भी एंजाइम हेल्प करेंगे, कार्बोहाइड्रेट से बाद में वो क्या करेगा ब्रेक डाउन होगा तब भी एंजाइम्स काम करेंगे। और आपके क्या है कार्बोहाइड्रेट को जब एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को फैट में स्टोर करना होगा तब भी क्या काम करेंगे एंजाइम्स काम करेंगे। और आपके डीएनए में आरएनए का सिंथेसिस में सॉरी प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह में भी सब में डीएनए का एंजाइम्स काम करेंगे। तो एंजाइम्स क्या है मेरे लिए क्या है कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है आपकी बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन को क्या करेंगे फास्ट कर देंगे। लेकिन एंजाइम का काम क्या होता है ये इसमें इन्वॉल्व होंगे, इस रिएक्शन में क्या होंगे इस प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे, लेकिन अपना स्वरूप नहीं बदलेंगे और ना ही ये प्रोसेस में खत्म हो जाएंगे। ये है बात जानने की, लिख लो इसको कि एंजाइम्स क्या करते हैं। एंजाइम्स पूरी प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं लेकिन क्या करेंगे अपना स्वरूप नहीं बदलेंगे। एट द एंड क्या करेंगे पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी लेकिन ये क्या होंगे ये डिजोल्व नहीं होंगे, डाइजेस्ट नहीं होंगे पूरे सब प्रोसेस के साथ में। एक तो ये हुआ कि बहका मैं बहका और फिर बहकरा ही चला गया कि प्रोसेस से मिला और फिर क्या मैं ही शामिल होगा प्रोसेस में। सब लोग हा उल्ला कर रहे थे तो मैं भी क्या हुआ हा उल्ला करने लगा, साथ प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गया। जैसे प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे पर प्रोसेस के साथ ना तो डाइजेस्ट होंगे ना ही क्या होंगे अल्टर होंगे, अपने आप को बदलेंगे। दिस इज द पार्ट। और ये कौन सी सेल मिलते हैं ये हर टाइप की सेल मिलते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो। लिख लो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। मेरे एंजाइम्स कहां होंगे प्रोकैरियोटिक में भी होंगे और यूकैरियोटिक सेल्स में भी होंगे और ये मेरी इस बॉडी के हर एक रिएक्शन में इन्वॉल्व करेंगे लेकिन अपना स्वरूप अल्टर नहीं करेंगे, ना तो ये चेंज होंगे ना ये डाइजेस्ट होंगे ड्यूरिंग दैट रिएक्शन और प्रोसेस। और ये सब कहां लिखा मिलेगा कहां होगा मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी पढ़ते तो पता लगता। ध्यान रखना इन पे बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये इन्वॉल्व होते हैं और इन्वॉल्व होने के साथ में क्या इन्वॉल्व होते हैं लेकिन अल्टर नहीं करते और अपना खुद डाइजेस्ट नहीं होते। और दूसरा क्या है प्रोकैरियोटिक प्लस यूकैरियोटिक दोनों तरह की सेल्स में मिलते हैं एंजाइम्स। ठीक है अब टॉपिक डालो आरएनए एडिटिंग। इसमें क्या होता है देयर इज अ प्रोसेस दैट इज ADAR एडिनोसिन डीएमएनेज एक्टिंग ऑन आरएनए। ये तो एक तरह का क्या एक तरह का प्रोटीन है ठीक है जो क्या है आरएनए पे काम करेगा एंड इट विल कन्वर्ट। ये किसको बनाएगा ये जीआरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा जीआरएनए बनाएगा। और जीआरएनए क्या है ये आरएनए का एक छोटा सा हिस्सा है। जीआरएनए क्या है आरएनए मॉलिक्यूल का छोटा सा हिस्सा है जो क्या करता है जो डायरेक्ट एडिटिंग मैकेनिज्म में काम करता है। डायरेक्ट किस में काम करेगा एडिटिंग मैकेनिज्म में काम करेगा। और एमआरएनए के बेस पेयर्स के साथ क्या करेगा इन्वॉल्व होगा प्रोसेस में और क्या करेगा मॉडिफिकेशन करेगा। किसका पार्ट है आरएनए का पार्ट है। और किसके साथ इन्वॉल्व होगा इन्वॉल्व विद बेस पेयर ऑफ एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। और क्यों पे मिक्स होगा ताकि वो क्या कर सके मॉडिफिकेशन कर सके। और यही मॉडिफिकेशन क्या कहलाएगी दिस इज नोन एज आरएनए एडिटिंग। अब एक बात बताओ आरडीटी याद है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डीएनए एडिटिंग थी। डीएनए एडिटिंग में क्या था हम क्या कर रहे थे कोई भी डीएनए ले रहे थे इस डीएनए में जब हमें बदलाव करने थे तो मेरे जो एंजाइम्स आने थे वो एंजाइम्स मेरे कहां से आने थे किसी भी बैक्टीरिया से। मैं कैसा बैक्टीरिया लूंगा उस बैक्टीरिया में क्या करूंगा इंड्यूस करता था मेरा
प्रोटीन। वो क्या करता था, रेप्लिकेट करता था, और वो वैसे क्या है, वैसे प्रोटीन प्रोड्यूस करता था जो ह्यूमन बॉडी में क्या रहते थे, इजीली चले जाए। और फिर इनको क्या रहता है, इनको मैं इन्वॉल्व करता था एंड देन इंसर्ट इनटू द डीएनए। यानी मुझे बाहर से किसकी जरूरत पड़ती थी, किसी ना किसी प्रोटीन मटेरियल की। जयदेव क्या बोला है, कहां से, बाहर से? क्यों चला रहे हो भाई फोन, मत करो ये, ठीक है? आखिरी बार में बाहर भी भागा दूंगा, उधर जाओ, सही नहीं बात है। तो ये क्या करेंगे, यानी मुझे जो मटेरियल चाहिएगा वो कहां से आएगा, वो मेरा कोई बाहर का माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। और सेम जब वो इंसानों के जैसे वो प्रोड्यूस करेगा, मटेरियल प्रोड्यूस करेगा, देन मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको डीएनए में मिलाऊंगा। और डीएनए में कैसे पहुंचाऊंगा, माइक्रो डीएनए के साथ में, बिकॉज माइक्रो डीएनए मेरा, सॉरी माइक्रो आरएनए किसके साथ में, माइक्रो आरएनए के साथ में। और माइक्रो आरएनए क्या करेगा, देखो एमआरएनए और माइक्रो आरएनए दोनों अलग चीज है। वो क्या करेगा, वो इसको लेके जाएगा अपने ऊपर बैठा के इस प्रोटीन को, और इस प्रोटीन को कहां इन्वॉल्व कर देगा, डीएनए। यानी मेरा जो भी मटेरियल आ रहा है वो मटेरियल मेरा कहां से है, किसी बाहर के बैक्टीरिया से प्रोड्यूस कर रहा है। पहले वो प्रोड्यूस करेगा, फिर हम उसकी कॉपी बनाएंगे, और जब मल्टीपल कॉपीज हो जाएंगी तो उसमें से क्या, उसमें से कुछ हिस्सा लेंगे, उसको एमआरएनए के ऊपर बैठाएंगे और कहां इंजेक्ट कर देंगे, डीएनए में इंजेक्ट कर। जो हिस्सा क्या है, जो हिस्सा डिफेक्टिव हिस्सा है, मान लो ये मेरा हिस्सा क्या है, डिफेक्टिव हिस्सा है, तो मैंने यहां क्या देखा, मैंने ये वाला हिस्सा देखा, और इस हिस्से में वो रीजन देखा जो मेरा प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, इस हिस्से से वो हिस्सा बना है, तो मैंने उसको निकाला, उसको किसी बैक्टीरिया में क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। वो बैक्टीरिया क्या करेगा, अपनी बॉडी में उसमें चला जाएगा, और जाने के बाद में वो सेम प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। बना सकते हैं ना, ये भी बन सकता है। और मैसेंजर आरएनए का क्या काम है, एमआरएनए का काम क्या है, मैसेंजर आरएनए अपने आप में क्या है, कोडिंग मटेरियल लेके जाएगा, कहां पे, किसी भी सेल के पास में, और उसमें ऑलरेडी क्या होगी, कोडिंग होगी। वो क्या करेगा, बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी, अपने ऊपर राइबोसोम्स के ऊपर रखेगी उस मैसेज को, और फिर क्या करेगी, वैसी चीज प्रोड्यूस कर देगी। क्योंकि उसमें मैसेंजर आरएनए क्यों बोला गया है, क्योंकि वो क्या एक तरह का डीएनए वो है, प्रोटीन है, उस प्रोटीन में क्या है, कोई कोडेड मटेरियल है, कोड लिखे हुए हैं, और सेम मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, वैसी वैसी बॉडी प्रोड्यूस करा देगा, सॉरी वैसी नोट बॉडी प्रोटीन प्रोड्यूस करा देगा। और फिर बाद में क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, फिर उस हिसाब से बॉडी क्या करेगी, जो भी मटेरियल बनाना है, जो भी अगर वैक्सीन है एमआरएनए वैक्सीन, तो उस तरह की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। तो यहां पे क्या होगा, अब इसकी बॉडी में इंजेक्ट किया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वैसे क्या करेगा, प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। हम इन प्रोटीन्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके बहुत सारे ऐसे बना लेंगे प्रोटीन, और फिर में किसमें, एमआरएनए के ऊपर रख के, वो सॉरी माइक्रो आरएनए, नॉट एमआरएनए, माइक्रो आरएनए पे रख के एज ए वेक्टर का रूप में उसको यहां पहुंचा देंगे। यानी अब क्या हो रहा है, इसमें बाहर से मटेरियल है, लेकिन जब मैंने किसकी बात की है, आरएनए की एडिटिंग की बात की है, क्या मैंने किसी बाहर की चीज की बात की है, आंसर इज नो। यानी मेरा आरएनए के पार्ट में क्या है, एडीआर, वो क्या करेगा, वो जीआरएनए प्रोड्यूस करेगा। जीआरएनए क्या करेगा, जीआरएनए एमआरएनए के बेस पेयर के साथ कंबाइन करेगा, और कंबाइन करके वो क्या करेगा, मॉडिफिकेशन लेगा, और वही मॉडिफिकेशन किसका पार्ट करेंगे। यानी आरएनए एडिटिंग में मुझे बाहर से कोई भी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ा डिफरेंस लिखो आरएनए एडिटिंग और डीएनए एडिटिंग में। आरएनए एडिटिंग एंड डीएनए एडिटिंग में डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस कि मुझे डीएनए एडिटिंग में क्या करना पड़ता है, बाहर से हेल्प की जरूरत पड़ती है। आरडीटी क्या कहती है, आरडीटी ये बात कहती है कि मैं क्या करूंगा, मुझे अगर कोई भी हिस्सा, देखो सबसे पहली बात, मेरे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेरा वो डीएनए है जो मुझे एक या दो या तीन चार टाइप के डिफरेंट मटेरियल या फिर डीएनए मटेरियल से यूज करके मैंने सिंगल एक डीएनए बनाया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, आरडीएनए जिसको बोलते हैं। आरडीएनए क्या है कि एक डीएनए बनाया है लेकिन बहुत सारे मटेरियल से बना है, ठीक है। अब आईडीटी टेक्नोलॉजी क्या कहता है, आईडीटी ये कहते हैं कि भाई मुझे वो मटेरियल चाहिए, वो प्रोटीन चाहिए, अगर मेरे डीएनए में कोई हिस्सा खराब है और मुझे उसको रिप्लेस करना है, मैं पहले उसको कट करूंगा, और जो मैं रिप्लेस हिस्सा करूंगा तो उसमें मुझे कोई ना कोई प्रोटीन या फिर कोई डीएनए का हिस्सा चाहिए, तो उसको मैं कैसे प्रोड्यूस करूंगा, उसको प्रोड्यूस करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बैक्टीरिया लूंगा, ठीक है। और ये सबसे पहले हमें जो ई कोलाई बैक्टीरिया था उसके अंदर वो आ गई थी, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ गई थी,
तो उसको रेटिफाई करने के लिए प्रोसेस की गई थी। तो जब प्रोसेस की गई थी तो प्रोसेस में ये चीज देखेंगे कि मैं जब डीएनए में ह्यूमन कोडिंग मटेरियल डालता हूं तो क्या करता है, वो अपना प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। अब हर एक बॉडी है प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी, तो बैक्टीरिया भी क्या करेगा, वो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा जो इंसानी डीएनए उस इंसानी प्रोटीन के जैसा है। तो मैं क्या करूंगा, उस बैक्टीरिया से वो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर लूं। यानी मैंने क्या किया है, मैंने प्रोटीन का सिंथेसिस कहां किया है, बॉडी से बाहर किया है। अब मैं उस प्रोटीन को लूंगा और उस प्रोटीन को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कराऊंगा। और जब मैं उस प्रोटीन को मल्टीप्लाई करूंगा देन इट विल हैपन, उसके बाद में मैं मल्टीप्लाई करने के बाद में उसको माइक्रो आरएनए की हेल्प से क्या करूंगा, बॉडी में इंजेक्ट करूंगा। अब मैं उससे डीएनए बना लूंगा, डीएनए के मटेरियल को कहां रखूंगा, माइक्रो आरएनए के साथ रखूंगा, क्योंकि मुझे क्या कोई वेक्टर भी तो चाहिए ना। अब मैंने ये बताया था मलेरिया में मेरे पास क्या होता है, मलेरिया में इंसान एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता है, लेकिन क्या है ऐसे तो नहीं फैलेगा, कोई स्नीज के थ्रू फैले तो क्या है, वेक्टर कौन हो जाएगा, मेरी वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी मच्छर के, एक मच्छर ने मुझे काटा, फिर वही मच्छर ने किसी दूसरे काट लिया, तो वहां पे वेक्टर कौन हो गया, मॉस्किटो, मच्छर, तो वो कैरी करने वाला, कैरी कर। तो यहां पे मेरे पास वेक्टर कौन बनेगा, वेक्टर मेरे पास बनेगा माइक्रो आरएनए। वो माइक्रो आरएनए क्या करेगा, उस मटेरियल को लेके जाएगा और उस प्लेस में क्या कर देगा, प्लेस कर देगा। अब मैंने वो क्या है, ग्लू की बात की थी, ग्लू में मेरे पास क्या होगा, सेम मटेरियल होगा, क्योंकि मुझे ग्लू सेम एक जैसा रखना है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल होगा तो मेरा डीएनए एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सीजर के अलावा ग्लू भी सेम रखना पड़ेगा। उस केस में मैं क्या है, केस9 प्रोटीन का यूज करता हूं। तो मेरे पास क्या है, तो मैंने क्या किया, वो मटेरियल निकाल के वहां रख दिया। अब जो मेरा प्रोटीन बना है वो कहां बना है, डीएनए आरडीटी टेक्नोलॉजी में बाहर बना है। लेकिन जब मैं आरएनए एडिटिंग की बात करता हूं तो मेरे पास एडीआर की हेल्प से और मेरा जीआरएनए की हेल्प से जो भी मटेरियल, जो भी मेरा प्रोटीन, जो भी इस बॉडी को चाहिए है, वो प्रोटीन कहां सिंथेसिस हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर ही। यानी कि मेरे पास जो मुझे एडिटिंग करनी है, जो कुछ भी करना है, वो कहां हो रहा है, वो मेरी खुद की बॉडी के अंदर हो रहा है, मुझे बाहर से जरूरत नहीं पड़ रही। तो ये मेरे खुद का शरीर, मेरे शरीर के अंदर ही आरएनए का पार्ट है, जीएनए, सो जीआरएनए पार्ट है। किसका पार्ट, जीएनए का जो परफेक्ट पार्ट है, नहीं नहीं नहीं, परफेक्ट डीएनए तो छोड़ दिया हमने, हम आरएनए टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। अब हम आरएनए की बात करेंगे। डीएनए में कोई डिफेक्ट है तो मुझे बाहर से मटेरियल लेके आना पड़ेगा और मैं उसको इंड्यूस करूंगा उसके अंदर। लेकिन अगर आरएनए में कोई फॉल्ट है तो मेरा आरएनए खुद ही एडीआर की हेल्प से और जीआरएनए की हेल्प से क्या करेगा, वो प्रोटीन बना लेगा जो उसको क्या है, उसकी रिपेयर में काम करेगा। इंड्यूस तो करना ही पड़ेगा ना, इंड्यूस तो मुझे कराना पड़ेगा। अगर सेल फिल कर जाता तो फिर मुझे एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। जिस एंजाइम और जिस प्रोटीन की मुझे जरूरत है वो मेरी बॉडी खुद बना लेगी, लेकिन खुद बना के वो रिपेयर नहीं कर सकती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कट करना पड़ेगा, इस सर्वे बाद में पेस्ट भी करना पड़ेगा। आरएनए से कट करेंगे, जहां पे जो डिफेक्ट है उसमें आरएनए, जो डिफेक्ट है उसको कट करके अलग ले आऊंगा। देखो ये ध्यान आ रहा है, वो कहां गया भाई, एक मिनट, ये आ रहा है, ये मेरा आरडीटी वाला है, डीएनए मेरा, डीएनए किसी पार्ट में मेरा डिफेक्ट है, मैंने कट कर लिया। अब मुझे इसके रिप्लेस में कोई पार्ट रखना पड़ेगा। जो मैं वो पार्ट रखूंगा ना, वो मुझे बैक्टीरिया से प्रोटीन सिंथेसिस कराना पड़ेगा। वो जो मेरा पार्ट का जो बेस मेरा, देखो डीएनए से मैं आरएनए बना सकता हूं, आरएनए से मैं प्रोटीन बना सकता हूं, प्रोटीन से मेरा आरएनए बन जाएगा, आरएनए से मेरा डीएनए बन जाएगा। तो जो मैं ये प्रोटीन चाहिएगा वो हिस्सा बनाने के लिए, वो मुझे कौन देगा, वो मुझे वो बैक्टीरिया देगा, बैक्टीरिया देगा। ठीक, अब मैं केस की बात करता हूं आरएनए, आरएनए मेरा, और आरएनए मान लो इस हिस्से में मेरा क्या है, कोई ना कोई इफेक्ट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हिस्से को निकाल लिया। अब मेरी बॉडी में और भी आरएनए है, और जो इस हिस्से को मैं रिप्लेस करूंगा ना, उसके लिए मुझे एडीएआर, एडिनोसिन डीएमाइज एक्टिंग ऑन आरएनए, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये क्या करेगा, फिर मैं क्या करूंगा, इसकी हेल्प से किसी भी आरएनए का जीआरएनए वाला हिस्सा लूंगा, जीआरएनए वाला हिस्सा लूंगा। वो जीआरएनए वाला हिस्सा क्या है, स्मॉल पार्ट है किसका, किसी आरएनए का। और वो पार्ट क्या करेगा, उस पार्ट को मैं क्या करूंगा, देखो ये बता रखा मैंने, उस पार्ट को मैं किसी बेस पेयर माइक्रो आरएनए के साथ क्या करूंगा, कंबाइन कराऊंगा किसी दूसरे आरएनए के साथ, माइक्रो आरएनए के साथ। और फिर वो क्या करेगा, वो मुझे हेल्प करेगा किसमें, और फिर मैं उस हिस्से के साथ में जब कंबाइन हो जाएगा तो उस हिस्से को मैं क्या
उस हिस्से को मैं क्या करूं, उस हिस्से को बाद में उसी आरएनए में इंजेक्ट करा दूं। क्या हो गया भाई? एमआरएनए के साथ? किसके साथ में? नहीं, माइक्रो के साथ तो डीएनए के केस में होगा ना। माइक्रो देखो, यहां पे जो जो आरएनए है इसमें पूरे मैसेंजर लगेगा, यहां पे जीआरएनए और एमआरएनए होगा। यहां और जो माइक्रो का केस है वो किसके केस में है? वो है आरडीटी, डीएनए के केस में। ये चीज ध्यान रखना है। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, माइक्रो आरएनए एक अलग चीज है। माइक्रो आरएनए डीएनए वाले केस में काम करेगा, लेकिन यहां पे मैसेंजर वाले केस में कौन काम करेगा? सॉरी, आरएनए एडिटिंग में कौन काम करेगा? मैसेंजर आरएनए काम करेगा। हाँ, आप क्या कह रहे थे सांग? ठीक है, मैं उसकी उसी के बेस पर पैसे ले सकता हूं। मैं ये भी तो ले सकता हूं ना। अरे आगे क्यों नहीं हो रहा यार? हाँ हो गया, देख। मैं इसके भी पेयर से ले सकता हूं, जरूरी थोड़ा ना मैं इसके ही हिस्से से भी ले सकता हूं। मैं दूसरे आरएनए से भी ले लूंगा, इसके हिस्से से भी ले लूंगा। तो डिपेंड करता है कि मेरा एम सॉरी जीआरएनए है वहां पे नहीं है। जीआरएनए कैसे मैं ले लूंगा एक्सटेंडेड पार्ट। ठीक है, मैं दूसरे से भी ले सकता हूं। तो पहला केस क्या है मेरे पास जो है, कि पहला तो क्या होगा, मुझे बाहर से डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि मेरी बॉडी खुद कर लेगी। दूसरा क्या है, दूसरा रीजन लिखो, दूसरा मतलब डिफरेंस लिखो। आज डीएनए मॉडिफिकेशन, डीएनए एडिटिंग से जो बदलाव आते हैं, जो चेंजेस आते हैं ड्यू टू डीएनए एडिटिंग, दीज चेंजेस आर परमानेंट। यानी अगर बॉडी में कोई चेंज आएंगे तो कैसे आएंगे? परमानेंट चेंज आएंगे। लेकिन आरएनए से क्या आएंगे? दीज आर टेम्परेरी। डीएनए से परमानेंट चेंज आएंगे। डीएनए एडिटिंग क्या करेगी? मुझे परमानेंट बॉडी में चेंज दे देगी, मॉडिफिकेशन दे देगी। लेकिन आरएनए क्या करता है? मुझे परमानेंट चेंज नहीं देता है। ठीक है, तीसरा डिफरेंस लिखो। आर डीएनए मॉडिफिकेशन क्या करता है? डीएनए मॉडिफिकेशन मुझे प्रोन कर देता है कैंसर से। मेरे बॉडी में हाई चांस हो जाता है कि मुझे क्या हो जाएगा? कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन आरएनए एडिटिंग में ऐसा नहीं है। आरएनए एडिटिंग में ऐसा नहीं कि यहां पे चांसेस जो कैंसर के बढ़ते हैं वो नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अब होने को हो सकता है लेकिन उसकी वजह से नहीं होगा। ठीक है, ओके। आरएनए, आरएनए हाँ एक्सपेंसिव कम है, डीएनए वाला ज्यादा एक्सपेंसिव है। किसमें? नहीं मुझे, देखो बात हमेशा ये नहीं होती। देखो ये नहीं है कि वो 1 लाख रुपए का ये उतने का है, 10 रुपए का नहीं। डिफरेंस है, लेकिन जब मैं कंपेयर करूं तो सस्ता है। क्यों सस्ता है? कि इसमें स्टेप प्रोसेस के कम है। तो अगर मेरी स्टेप के प्रोसेस कम लगेंगे तो कम है एक्सपेंसिव। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सस्ता है, वो 1 लाख का होता है 90,000 का होगा, इतना ही फर्क। एक्सपेंसिव तो ये भी है, लेकिन जब कंपेयर करेंगे तो लेस एक्सपेंसिव। ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। ठीक, अच्छा। एक पॉइंट और लिखो, एक टर्मिनोलॉजी और लिखो, डीएनए रिपेयर। डीएनए रिपेयर, डीएनए रिपेयर क्या है? डीएनए रिपेयर सेल का एक मैकेनिज्म है। सेल का क्या है? एक मैकेनिज्म है जिससे सेल क्या करेगी? अपने आप डीएनए को रिपेयर कर लेती। और ये भी ध्यान रखना है कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह की सेल्स में मिलता है। आई बात समझ में? जब वो रिपेयर के बियॉन्ड चीजें चली जाती है तब मुझे प्रॉब्लम होती है। लेकिन डीएनए रिपेयर क्या है? अब ये ध्यान रखना है कि डीएनए रिपेयर का डीएनए एडिटिंग, डीएनए मॉडिफिकेशन कैस्पर कैस9 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कभी तुम ये सोचो कि हमने क्या किया, क्रिस्पर कैस9 से मैं डीएनए रिपेयर कर सकता हूं, लेकिन जो डीएनए रिपेयर का वर्डिंग है, जो डीएनए रिपेयर, इसका मतलब क्या है? ये बॉडी का खुद का क्या है? मैकेनिज्म है। बॉडी खुद से क्या करेगी? डीएनए को रिपेयर करेगी। और ये कहां है? ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह की सेल में मिलता है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसे होती है जो बियॉन्ड चली जाएंगी, सेल के बस की बात नहीं है। सिंपल है, हो सकता है ऐसे, ये बहुत सारी चीजें हैं हमारे बस में, सब कुछ नहीं है। कुछ चीजें ऐसे जो बियॉन्ड चली जाती है। तो डीएनए रिपेयर किसका है? ये एक सेल का मैकेनिज्म है। सेल का क्या है? मैकेनिज्म है। ठीक है,
एक टेक और लिखो, BRM। एक टेक्निक है BRM, ब्रिज रिकॉम्बिनेंट मैकेनिज्म। ब्रिज रिकॉम्बिनेंट मैकेनिज्म। जंपिंग डीएनए जीन याद है तुम लोगों को? जंपिंग जीन याद है? एक मिनट, हमें इतना पता था, हमने जब लास्ट में यह बात की थी, हमने एक बात की थी कि जंपिंग जीन कौन सा था। जंपिंग जीन वो होता है जो किसी, देखो अच्छा, तुम लोगों को ये पता है, फर्क पता है इनमें? जीन, जेनेटिक्स, जीनोम, जीनोमिक्स, फर्क पता है किसी को? इतने दिनों तक हम पढ़ रहे जीन, डीएनए, जीन। देखो अगर कोई भी क्या है, सब क्या है, मतलब जीन किसकी, डीएनए का क्या होगा, पार्ट हो, ठीक है, आरएनए का भी पार्ट हो सकता है। अब सुनो, जीन मेरा क्या होगा, जीन मेरा एक सिंगल एंटिटी होगा, और ये क्या करेगा, ये कोई स्पेसिफिक काम करेगा, ठीक है। जीनोम मेरा, जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स मेरा वो है जो क्या है, स्टडी है, इनकी, जीन्स की। सॉरी 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 सॉरी, जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स वो मेरे जीन है जिनका ट्रांसफर मेरे पेरेंट्स से क्या आ रहा है, चिल्ड्रंस में आ रहा है, जेनेटिक्स। पेरेंट्स से क्या आ रहा है, बच्चों में, चिल्ड्रंस में आ रहा है। जीनोम क्या है, मेरी बॉडी में ये तो है नहीं कि जीन सिर्फ एक ही है, या स्पेसिफिक जीन है एक काम के, ऐसे क्या है, बहुत सारे जीन अलग अलग जिनका सब क्या है, काम अलग अलग, और उन सबको मैं अगर एक साथ बात करता हूं उन सबकी, तो इट इज नोन एज जीनोम, इट इज नोन एज जीनोम, ठीक है। और जीनोमिक्स क्या है, जीनोमिक्स उन सब जीन्स की क्या है, स्टडी। क्लियर, फर्क पता लग गया, ठीक है। ये बेसिक बेसिक टर्म है, अब की बार टर्म इसमें कराई नहीं थी हमने, रब कर दूं। जीन क्या है, मेरा स्पेसिफिक, जीनोम्स क्या है, मेरे पास एक जीन नहीं होता, मेरी बॉडी में अलग अलग डिफरेंट बहुत सारे जीन्स है, वो सब के बारे में अगर हम एज ए सिंगल यूनिट की बात करें, दैट इज जीनोम। अब मेरी बॉडी में क्या, लंग्स है, हार्ट है, सब है, बनी क्या, बॉडी बनी। तो ऐसे मेरे एक टाइप के मतलब सारे मल्टीपल जीन्स क्या है, उनको मैं एक ही एज ए सिंगल एंटिटी देखूंगा, देन इट इज जीनोम। और जीनोमिक्स क्या है, उन्हीं जीनोम की स्टडी, ठीक है। क्रब कर दूं, देखो जंपिंग जीन में हमने क्या बात की थी, जंपिंग जीन में हमने एक बात की थी कि भाई मेरे पास जो ये जीन है वो क्या करेगा, ये किसी एक जीन से दूसरे जीन में पहुंच जाए। अब ऐसा होता क्यों है, पता है क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं ये नहीं कह रहा हूं हमेशा, मैं बोल रहा हूं वर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, जो मेरा जो एंड है ना, ये मेरे क्या है, एंड पेयर, किसके, डीएनए, किसके, डीएनए। मेरे जंपिंग जीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं मोस्ट ऑफ द टाइम, कहां मिलते हैं, यहीं बैठे मिलते हैं। यानी मेरे कहां पे, डीएनए के एंड पॉइंट्स, क्या बैठे मिलते मेरे, जंपिंग जीन्स। और इसीलिए क्या होता है, इसीलिए इनके लिए मूव करना इजी होता है, क्योंकि अगर ये बीच में होते तो इजी नहीं होता, ठीक है। तो एक पॉइंट ये देख लो, मैं क्या है, ब्रिज रिकॉम्बिनेंट मैकेनिज्म क्या कहता है, ये मैकेनिज्म ये कहता है कि भाई मेरा जो जंपिंग जीन है ना, सॉरी, अच्छा,
ये क्या कहता है, ये मेरा ये कहता है कि भाई जो मेरे जंपिंग जीन्स है ना, जो मेरे कहां बैठे हैं, किसी भी डीएनए के एंड पॉइंट्स पे, वो क्या करेंगे, वो किसी दूसरे डीएनए के साथ में क्या करेंगे, रिकम्बेंट होंगे, जुड़ेंगे। क्या करेंगे, जुड़ेंगे। और जुड़ के डीएनए को किसमें बदल देंगे, दे विल कन्वर्ट द डीएनए इनटू एसआरएनए, सिंगल स्टैंड आरएनए। किसे बदलेंगे इसको, सिंगल स्टैंड आरएनए। यानी हो क्या रहा है, अब जंपिंग जीन्स क्या कर रहे हैं, जंपिंग जीन्स सिंपली क्या कर रहे हैं, एंड पॉइंट पे बैठे हैं, यहां पे मेरे पास एंड पॉइंट से बैठे हैं, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये जाएंगे और किसी दूसरे डीएनए के क्या करेंगे, पॉइंट्स पे, एंड पॉइंट पे जाएंगे और डीएनए किसे बदलेंगे, सिंगल आर। और सिंगल आरएनए में क्या होगा, सिंगल आरएनए में मैं क्या कर सकता हूं बाद में, लेटर ऑन आई कैन डू मॉडिफिकेशन। और ये पूरा, ये सब बदलना और ये सब जंपिंग जीन का पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, बीआरएम, ब्रिज रिकॉम्बिनेंट मैकेनिज्म। अब ये काम में क्यों आता है, ये काम में इसलिए आता है बिकॉज सिंगल आरएनए, जो सिंगल स्टैंड आरएनए है, ये लेटर स्टेज में मेरे लिए किससे काम करेगा, इट विल हेल्प इनटू माय आरएनए एडिटिंग। इसको मैं क्या कर सकता हूं, लेटर स्टेज में आरएनए एडिटिंग में यूज ले सकता हूं। ठीक है। जंपिंग जीन का क्या रोल है, जंपिंग जीन का सिंपल रोल है कि जंपिंग जीन क्या करेंगे, जाएंगे, जंप करेंगे, अब वो एंड पॉइंट्स पे किसी डीएनए के पास जाएंगे, डीएनए के पास जाने के बाद क्या करेंगे, उस डीएनए को कन्वर्ट कर देंगे, डीएनए के साथ कंबाइन होंगे, कंबाइन होकर डीएनए के बाद कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें करेंगे, एसआरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, यानी डीएनए को बदल के किसमें ले आएंगे, आरएनए में। और आरएनए के बाद में क्या होगा, वही आरएनए बाद में मुझे मॉडिफिकेशन में यूज होगा। और ये जो मॉडिफिकेशन होगा किस लिए हेल्प करेगा, मुझे आरएनए एडिटिंग में हेल्प करेगी। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, बीआरएम, ब्रिज रिकॉम्बिनेंट मैकेनिज्म। तो आरएनए एडिटिंग में मेरा सबसे बड़ा एक और रोल किसका है, बीआरएम का। ठीक है, क्या करता है, कितने एंजाइम यूज होते हैं, ठीक है, Cas12 क्या है, वो सब आपके काम का नहीं। ठीक है, देखो एक चीज और ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट लिख लो, एक स्टेटमेंट लिख लो, बाई चांस यूपीएससी घुमा दे, मेरे पास Cas9 है, Cas9 प्रोटीन है जो मैं क्रिस्पर Cas9 में यूज करता हूं, उसके पास में, उसके अलावा मेरे पास एक Cas12 भी है, Cas12 भी है, वो भी मेरा क्या है, डीएनए एडिटिंग में यूज होता है। लेकिन Cas9 क्यों यूज होता है, बिकॉज ये क्या है, ये ज्यादा इफेक्टिव है, किसको करने में, डीएनए को, डीएनए की कटिंग करने में या फिर पेस्टिंग करने में। तो ऐसा मेरे पास क्या है, Cas12 भी है। इन सबसे भी पुराना मेरे पास क्या है, मेरे पास प्रोटीन्स हैं, और यानी इन सब के एंसेस्टर्स, इनके पूर्वज, इनसे पहले जो प्रोटीन थे, इनके पूर्वज, वो किस में यूज हो गए, दे विल यूज इन आरएनए एडिटिंग। ये बात ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखनी, ये काम की, और कोई ध्यान नहीं है, क्रिस्पर Cas9 12 ये मत ध्यान रखना, इतनी बात ध्यान रखना कि इनके जो एंसेस्टर प्रोटीन थे, इनसे जो पहले प्रोटीन आए थे, क्योंकि प्रोटीन में एडवांसमेंट होती रहती है, वो प्रोटीन क्या किसमें यूज होंगे, दे विल यूज इन दी आरएनए। ठीक है, एंसेस्टर ऑफ Cas12 या फिर Cas9 तो और भी वो है, नहीं नाम नहीं, नाम जरूरी नहीं है, ठीक, नाम ही लिख रहे हो तो एक टेक्नोलॉजी और लिखो जिसका सबसे बड़ा रोल है जीनोम एडिटिंग। मेरे पास है आईपी, एक मिनट में लिखवा देता हूं नाम, ISDRA, आई कैपिटल है, एस स्मॉल है, DRA 2TN लो भाई शशांक, तुम्हें नाम चाहिए था, दिस इज द टेक्निक। क्या उसी में है ये, कि ये वाली टेक्निक जो मेरी यूज होगी, दैट इज फॉर द जीनोम, और जो मेरे एंसेस्टर से, दैट आर द प्रोटीन। इन प्रोटीन्स के, ये मेरे पास प्रोटीन्स है,
इन प्रोटीन्स के एंसेस्टर्स। हाँ, दोनों ये तो सबसे एडवांस है, इससे पहले का ये कैस्ट्रॉल, इनके एंसेस्टर्स प्रोटीन के, ना कि आरएनए के, ना कि डीएनए के। क्योंकि Cas9 हमारा किसमें यूज हो रहा है? इट इज अ प्रोटीन जो कहां पे यूज होता है? फॉर द कटिंग एंड पेस्टिंग ऑफ डीएनए। क्रिस्पर Cas9 में यूज होता है। ठीक है, कोई और डाउट है किसी को? पता नहीं भाई, देखनी पड़ेगी, आज तक पूछी नहीं है मैंने, पढ़ी नहीं है, ना ही किसी बुक में होगी। ठीक है, बुक मोटी बनाने के लिए कर लो, क्योंकि अगर माइक्रोस्कोपिक वैल्यू यूपीएससी पूछने लगी तो भाई पता नहीं फिर तो क्या ही पूछ ले, क्योंकि ऐसा आज तक आया नहीं है कि कितना माइक्रोस्कोपिक। आपको पता है तो आप बता दो, हम बाकी सबको बता देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है, क्योंकि ऐसी चीज आती नहीं है कितनी माइक्रोस्कोपिक वैल्यू है, क्या है, ये है। क्योंकि जितनी थी आरएनए डीएनए की जो बेसिक पार्ट है, जैसे वो मैं बताया था, वो तो आर्मस्ट्रांग में मैंने बता दी थी, आर्मस्ट्रांग में डीएनए और आरएनए बताया, जिसमें हमने क्या डीएनए के बारे में पढ़ा था, जेड डीएनए और बी डीएनए, उनकी वैल्यू तो बताई, क्योंकि वो बेसिक वैल्यू है, उतना तो पता होना चाहिए। उतना तो जब 12th की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो वो वाली तो बताई थी मैंने। इसकी क्या वैल्यू है माइक्रोस्कोपिक की वैल्यू, वो मुझे नहीं दिया। हाँ, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें बाद में देख के बता दूंगा, बट दैट इज कंप्लीटली इररिलेवेंट। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, और अगर तुम्हें लगता है पढ़ना चाहिए तो तुम पढ़ सकते हो। ओके, एक चीज और लिखो, आरपीएस, एस स्मॉल है, ये प्रोटीन का प्लूरल के लिए लगाया गया है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। ऐसे प्रोटीन जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करे जाते हैं, दैट आर नोन एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। ऐसे प्रोटीन जो क्या किए जाते हैं, जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए जाते हैं, दे आर नोन एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। ठीक है, क्या होंगे? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स आगे चल के क्या बनाते हैं? दे विल फॉर्म आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ऐसे प्रोटीन जो क्या करेंगे, जो मेरे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होंगे। एंड एक स्टेटमेंट और लिखो, आरपीएस आर ऑलवेज इनकोडेड इन आरडीएनए। और हमें पता है, अगर नहीं पता तो अब देख लेना, आरडीटी टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें जो हम डीएनए बनाया था, दैट डीएनए इज आरडीएनए। और वो आरडीएनए कैसे बन रहा था? मोर देन टू टाइप्स ऑफ डीएनए मटेरियल्स। मैं क्या करूंगा, 2 या 3 में टाइप के मटेरियल, उसको डीएनए क्या करूंगा, कंबाइन कर दूंगा, अलग अलग डीएनए कंबाइन करके मैं क्या बनाता, आई विल फॉर्म है आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, ये हमारा सिर्फ इतना बेसिक था आरएनए एडिटिंग का। इसे बता देता हूं, देख लो एक बार, रिवाइज कर लो सबको। यहां से बात हुई थी जीन साइलेंसिंग। जीन नॉकआउट क्या है? जीन नॉकआउट, जीन नॉकडाउन। मैंने क्या कर दिया, मैंने नॉकआउट में पूरा पूरा जीन को क्या कर दिया है, खत्म ही कर दिया। अब वो अपना जो भी एंजाइम जो भी प्रोड्यूस कर, जिसका मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म काम नहीं करे। नॉकडाउन में क्या है, मैंने उसके वॉल्यूम पे क्या लगा दिया, नोब। उसको वो प्रोड्यूस होगा, लेकिन क्या है, कुछ कम मात्रा में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जब, और मैं क्या कर सकता, और मेरे पास जीन साइलेंसिंग क्या है, जो उसका एक्चुअल काम है जीन का, मैंने क्या कर दिया, उसको इनएक्टिवेट कर दिया, वो काम करे नहीं का। जीन साइलेंसिंग। जीन क्या है, जीन एक्सप्रेशन है मेरे पास। जीन एक्सप्रेस में जो जीन अपनी क्या है, अपने यूनिक एक्सप्रेशन करता है, अपनी एक्टिविटीज करता है, अपने कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, दैट मैकेनिज्म नोन एज जीन एक्सप्रेशन। और एक जीन रेगुलेशन, मैं क्या करूं, किसी भी जीन में अल्टर कर दूं, बदलाव, चेंज, रेगुलेट कर दूं। ठीक है, या फिर क्या कर दूं, उसको मॉडिफाई कर दूं, वो सब किस में आएगा, जीन रेगुलेशन। ठीक है, और जीन रेगुलेशन मेरे पास वो टेक्निक है, डीएनए एडिटिंग, आरएनए टेक्निक। ठीक है, और मेरे पास क्या है, जीन रिस्पॉन्स रेगुलेट हो गया है, इंसुलिन नॉकडाउन, वॉल्यूम नॉब। आरएनए एडिटिंग का हमने पहले किया था। इसमें क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास एडीएआर है, एडिनोसिन डायमाइज एक्टिंग ऑन आरएनए। इस पार्ट की हेल्प से लेके मैं क्या करूंगा, आई विल प्रोड्यूस जीआरएनए।
ठीक है। जीआरएनए क्या है? जीआरएनए मेरे पास बेसिकली क्या है? स्मॉल पार्ट है किसका? आरएनए का। ठीक है, वो क्या करेगा? वो मिक्स करेगा किसके साथ में करेगा? बेस पेयर ऑफ एमआरएनए। और वही बात मिक्सिंग में क्या करेगा? वो रिकम्बिनेंट करेगा और फिर क्या करेगा? आरएनए की किसमें? एडिटिंग में हेल्प करेगा। सबसे बड़ा फर्क क्या होता है डीएनए एडिटिंग और आरएनए एडिटिंग में? जो डीएनए एडिटिंग के जो भी चेंजेस होंगे वो क्या होंगे? परमानेंट होंगे। आरएनए एडिटिंग के क्या होंगे? टेम्परेरी होंगे। और मुझे क्या होगा? अगर जो मैंने क्या किया है, जो भी मैंने प्रोटीन प्रोड्यूस किया है डीएनए एडिटिंग में, वो मेरा कहां से होगा? बाहर से लिया जाएगा, आउटसाइड ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस होगा। और इसमें किसमें होगा? पूरा पूरा इनसाइड ऑफ द बॉडी के अंदर ही होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है अगर किसी और स्पीसी में भी हम आरएनए एडिटिंग कर रहे हैं तो मेरा क्या होगा? उसका भी मतलब ये है कि उसी ऑर्गेनिज्म के विद इन जो प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ है उसी का यूज करूंगा मैं। किसमें? आरएनए में। इंसानों की बात नहीं कर रहा है। अगर कल को मुझे क्या है किसी और जानवर में क्या करना है? आरएनए को, किसी और ऑर्गेनिज्म में, किसी प्लांट में क्या करनी है? आरएनए एडिटिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा? जो प्रोटीन वो प्रोड्यूस कर रही है, वो स्पीसी प्रोड्यूस कर रही है, उसी का प्रोटीन यूज करूंगा, वो ऑर्गेनिज्म का ही, ना किसी दूसरे का। लेकिन डीएनए में क्या करता हूं? बाहर से करता हूं, फिर मैं क्या करता हूं? मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाता हूं मल्टीपल डीएनए के साथ, और फिर क्या करूंगा? माइक्रो आरएनए का साथ लूंगा, माइक्रो आरएनए को लूंगा, माइक्रो आरएनए को किसके तरह यूज करूंगा? एज ए वेक्टर यूज करूंगा, और फिर क्या करूंगा? बॉडी में वहां तक पहुंचा दूंगा। और प्रोटीन्स के साथ में कट पेस्ट होगा, फिर बाद में पेस्ट कर दूंगा ग्लू के साथ में। ठीक है। और क्या है मेरे लिए बहुत ज्यादा? अगर मैं किसकी बात करूं, मैं अगर कैंसर की बात करूं तो मेरे पास क्या है? डीएनए एडिटिंग में कैंसर के क्या हो जाएंगे? होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आरएनए में कम होते हैं। ठीक है। क्या होंगी दोनों की? पर ज्यादा एक्सपेंसिव कौन सी है? डीएनए टेक्नोलॉजी। आरएनए लेस एक्सपेंसिव। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सपेंसिव नहीं है। क्यों है? क्योंकि उसमें स्टॉप स्टेप क्या है? कम इन्वॉल्व होते हैं, और मुझे बाहर से कोई भी अलग से प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है? डीआरएनए रिपेयर। डीआरएनए रिपेयर कहां होता है? डीआरएनए रिपेयर बॉडी का, सेल का खुद का मैकेनिज्म है। बॉडी का नहीं है, सेल का खुद का मैकेनिज्म। उसमें सेल क्या करेगी? डीएनए खुद से रिपेयर कर लेगी। और ये मैकेनिज्म कहां मिलता है? यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों तरह की सेल में मिलता है। इसका डीएनए एडिटिंग और आरएनए एडिटिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और फिर मेरे पास क्या है? मेरे पास है रिकॉम्बिनेंट बीआरएम। बीआरएम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। इसमें मेरे पास क्या? जंपिंग जीन्स है। जंपिंग जीन्स क्या करेंगे? जंपिंग जीन्स कहां मिलेंगे? डीएनए के एंड से मिलेंगे। वो किसी दूसरे डीएनए के एंड पे क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। और फिर क्या करेंगे? और उसके साथ में जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसमें कन्वर्ट कर नोट सॉरी नोट रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ मिक्स होंगे, और फिर डीएनए को किसमें बनाएंगे? एस आरएनए में कन्वर्ट कर देंगे। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट कर देंगे। पहले देखो डबल स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड एक स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ये, एक स्ट्रैंड ये, दो को हटा के इसका मतलब ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, और कुछ नहीं है। एस आरएनए। हाँ, जंपिंग जीन होगा। दोनों वाला कौन सा? नहीं, वो तो जीन तो एक जैसा ही होगा। डीएनए के अंदर जो मटेरियल होगा वो तो कोडिंग मटेरियल एक जैसे होगा। अब ये अलग अलग नहीं है, ये एक जैसे ही होंगे। इनकी लोकेशन अलग अलग है दोनों। आप ये कह रहे हैं ना कि सर इधर वाला और इधर वाला, इन दोनों का प्रॉपर्टी सेम रहेंगे। एंड देन मॉडिफिकेशन होंगे, एंड दैट मॉडिफिकेशन के थ्रू क्या होगा? मैं ये मॉडिफिकेशन मुझे किसमें हेल्प करेगी? वो तो डिपेंड करता है कौन सा आगे है, सिलेक्शन कैसे होता है, वो तो बॉडी के ऊपर, मैकेनिज्म के ऊपर करेगा। लेकिन दोनों पे जो है चीज वो सेम ही है, अलग अलग नहीं होगी। ये और ये सेम चीज है। ठीक है। वो तो डिपेंड करता है कि कौन सा पहले जाएगा, कौन सा एक्टिवेटेड ज्यादा स्टेट में है, या फिर कौन सा दूसरा डीएनए के पास में। व्हाट विल हैपन? ये वाली सारी की सारी बीआर टेक्निक, बीआरएम टेक्निक मुझे किसमें हेल्प करेगी? जीन एडिटिंग में हेल्प करेगी। एंड देन मेरे पास क्या है? इसमें एक पॉइंट बताया था कि मैंने क्या, जीन एडिटिंग में जो भी क्या है एंसेस्टर प्रोटीन यूज होता है किसका? Cas12 का। ठीक है। और साथ ही साथ मेरे पास आरपीएस है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। जो भी प्रोटीन मुझे कैसे प्रोड्यूस होता है? आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है, दैट आर द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मुझे क्या करेंगे? हमेशा मुझे क्या देंगे? आरडीएनए देंगे। हमेशा किसके साथ इनक्लोज होते हैं? किसके साथ मिले होते हैं? आरडीएनए के साथ इनक्लोज। और आरडीएनए क्या होता है? आरडीएनए मेरा वो डीएनए जो क्या होगा? 2 या 3 से ज्यादा जेनेटिक मटेरियल से मिलके बना होगा। ठीक है।